हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम करेंगे एसएससी जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी यहाँ पे हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले तो इस वीडियो का स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये आपको मेंस में कैसे हेल्प करेगा। देखिए, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, है ना। जो जेई के हैं, ईएससी के हैं, मोटा मोटी यही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि और तो कुछ न्यू क्वेश्चन है नहीं। आप तो अभी जितना पढ़ना था आपको आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस जितना होना तो हो गया है। अब वो क्या है, एक रिवीजन के तौर पे, है ना। ये बूस्टर है। आप ऐसा समझिए कि ये आपका मेंस के प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। अगर मान लो आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया अभी तक, तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। कैसे करोगे? जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन लेके आया, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अटेम्प्ट करने के बाद फिर प्ले करके आगे बढ़िए, चेक कर लीजिए सही सही है कि नहीं। फिर पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर क्लास में मैं जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, कम से कम उतना क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा हमारे साथ। समझ में आया बात? इस तरह से तो हम अभी सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। क्रिटिकल क्रिटिकल सब्जेक्ट्स मैं कराने जा रहा हूँ। सो क्या करना है आप लोगों को, यहां से जाना नहीं है। तो नहीं जाने के लिए क्या करोगे, ये इधर देखो, बटन देखो, कर लीजिए। अपना टारगेट है 50 के, पहुंचा दीजिए। दोस्तों मित्रों, स्वागत है, फ्री है सब कुछ, ठीक है। चलो यार, क्वेश्चन पढ़ो। A cube of dried clay having side 4 centimeter long has a mass of 110 gram. The same cube of soil when saturated at unchanged volume, volume is not changed but it is saturated, has mass of 135 gram. Dry के comparison में mass बढ़ गई due to presence of water in the void. Draw the soil element showing the volume and weight of the constituent and determine the specific gravity of soil solid and the void ratio. दो चीजें निकालने के लिए बोल रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन में तीन बात है। क्या क्या तीन बात है? बोल रहा है ड्रॉ द सॉइल एलिमेंट, मतलब फेज डायग्राम को बनाइए। पहला क्वेश्चन फेज डायग्राम, तो दो फेज डायग्राम बनेगा, एक ड्राई स्टेट में, सैचुरेटेड स्टेट में। फेज डायग्राम बनाने के बाद क्या बोल रहा है, शोइंग द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वेट और वॉल्यूम बताओ। तो वेट में तो आपको ओवरऑल वेट आपको मालूम है, बाकी वॉल्यूम वगैरह तो मालूम नहीं है ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन सब चीजों को फिर निकालना होगा किस तरह से। प्लान बनाओ क्वेश्चन का कि सॉल्व क्या करेंगे, पूछा कि हमको बताना क्या है। तो यहाँ पे आपको चार पांच चीजें बतानी है बाबू। फेज डायग्राम बनानी है, प्लस वॉल्यूम एंड वेट निकालनी है सॉइल वाटर की, ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, फिर वॉइड रेशियो निकाल के बतानी है। समझ में आया बात? ओके, और चालू करते हैं। तो फेज डायग्राम पहला ऐसे लिख लो, फेज डायग्राम एसएससी का क्वेश्चन सॉल्विंग का टेक्निक है। कम से कम स्टेप में हमको सॉल्व करना है ना। तो फेज डायग्राम लिखे, बनाए। फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, तो सेम वॉल्यूम दिखा दो। फर्स्ट ड्राई है, सेकंड क्या है, सैचुरेटेड है। दिस इज सॉलिड, सॉइल सॉलिड, और ये भी आपका हो गया सॉइल सॉलिड। इधर है एयर, इधर है वाटर, ठीक है। और इधर लिख दिया वॉल्यूम, इधर लिख दिया वेट, सेम इधर लिख दिया वॉल्यूम, इधर लिख दिया वेट। इसको लिख देता हूँ ड्राई सॉइल, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ सैचुरेटेड, क्योंकि ये वाटर है, सैचुरेटेड। ओके, ऐसे लिख दो। वॉल्यूम ऑफ एयर आती है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये तो चेंज नहीं होगा। जो ड्राई स्टेट में है, सैचुरेटेड स्टेट में भी वही वॉल्यूम रहेगा सॉइल सॉलिड का, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। दिस इज योर वेट ऑफ एयर, जो कि नेग्लिजिबल है, जीरो, है ना। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर आपको दिखानी पड़ेगी, वेट ऑफ वाटर। और इधर दिखाना है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ वेट ऑफ एयर लिख के जीरो लिख दो, ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। तो ये हो गया फेज डायग्राम। अब इसमें वैल्यूज भी बताने हैं, ठीक है। तो वैल्यूज मोटा मोटी किसका किसका आपको बताना है। देखो,
हमारे पास एक वैल्यू सीधा है, ए क्यूब ऑफ ड्राइड क्ले हैविंग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए मास ऑफ इतना 110 ग्राम। तो ड्राई स्टेट में जो मास है, जो वेट है, वो क्या है? सॉलिड का। तो वेट ऑफ सॉलिड इज 110 ग्राम। तो डब्ल्यू एस का वैल्यू हमको नोन है ना, विच इज योर 110 ग्राम। इसका वॉल्यूम भी नोन है ड्राई स्टेट में। कैसे? यहाँ पे दिया है, देखो, ए क्यूब ऑफ ड्राइड क्ले हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना? 4 इंटू 4 इंटू 4, यही है। ओके, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। तो उतना वॉल्यूम हो गया, उतना सीसी हो गया। कहने का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये दोनों वॉल्यूम मिला के कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 64 सेंटीमीटर क्यूब कहां से आया? ए बी इंटू सी, मतलब क्यूब का। ठीक है, तो आपको यही करना है बाबू, यही करना है। कोई कैलकुलेशन वगैरह लिख के नहीं दिखाना है। फेज डायग्राम, ये डायग्राम बना रहे हो, वहां पे वॉल्यूम लिख दिए बस। अगर अधिक से अधिक लिखना है तो 3-4 लाइन लिख दोगे। वी ए प्लस वी एस इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, डब्ल्यू एस इक्वल टू 110 ग्राम, ऐसा, है ना। ज्यादा कहानी नहीं बनानी है, कोई मतलब का नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन 15 नंबर का ही है, 3 यूनिट पूछा है, 3 यूनिट हमको बतानी है। एक फेज डायग्राम में रिलेशन बता देनी है, प्लस आगे वो काम कर लेंगे। अब देखो यार, अब इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ, हमको वाटर निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, वी, वी नहीं, वी डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, ये वी डब्ल्यू जो भी है, इट इज इक्वल टू वी वी, है ना। यहाँ पे क्योंकि ये सैचुरेटेड स्टेट में है। ओके, तो यही से आंसर पता चल जाएगा आपको। ओके, क्या है देखो, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा सीधा 135 माइनस 110, क्योंकि सैचुरेटेड स्टेट में टोटल सॉइल का वेट हो रहा है 135 ग्राम, है ना। और ड्राई स्टेट में सॉइल का वेट था 110 ग्राम। तो सैचुरेटेड स्टेट में 25 ग्राम किसका बढ़ा? एक्स्ट्रा, पानी का बढ़ा। ये टोटल वाटर का वेट कितना है? 25 ग्राम। और हमको मालूम है वाटर का यूनिट वेट कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। याद करो कहानी, वाटर का यूनिट वेट होता है 1 ग्राम पर सीसी। ये क्या है? वेट बाय वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। तो मैं जब 1 ग्राम, ठीक है, मतलब वाटर का यूनिट वेट है 1 ग्राम पर सीसी, तो 25 ग्राम का वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? तो 25 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू 25 सीसी, है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ वाइड या वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 25 सीसी, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया? सब कुछ निकल गया, वेट, वॉल्यूम वगैरह। और कुछ निकालना है नहीं? वॉल्यूम ऑफ वाइड भी निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकल गया, सैचुरेटेड है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 100% शो ऑफ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहला यूनिट आंसर खत्म। ऐसे करना है, आगे बढ़े। कुछ भी किया मैं, कहीं कुछ लिखा पढ़ा नहीं, फेज डायग्राम बनाया, क्वेश्चन देख रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ बस। समझ रहे हो बात को? आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाए। अब देखो, निकालेंगे तो हम बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और 5 नंबर का एक पोर्शन है, क्योंकि 3 यूनिट पूछा है, तो एक एक नंबर, एक एक यूनिट 5 नंबर का है। ठीक है, तो आप सीधा कैलकुलेट कर दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। अभी जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा, तो इक्वल टू जो प्लान से हम कैलकुलेट करेंगे वो प्लान हमको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा अभी यहाँ पे, जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ वो है ये। हमको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट? रेशियो ऑफ वेट, वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ वॉल्यूम वीएस, और उतना ही वॉल्यूम का वाटर का वेट, यही है ना। तो यहां पर देखो, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ वॉल्यूम वीएस कितना आया है? ड्राई स्टेट में जो सॉइल का वेट है वही सॉइल सॉलिड का वेट है। अब वो कितना ग्राम है? 110 ग्राम। अब इस सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम कितना है? केवल 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 ये सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम कितना है? वीएस वॉल्यूम कितना है? ये वीएस वॉल्यूम कितना है? आप बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम अगर 64 है, जिसमें से 25 तो आपका हो गया पानी, तो बचा कितना? साहब आपके पास बच रहा है 39 सीसी। तो ये वीएस वॉल्यूम है 39 सीसी का, है ना। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इक्वल टू 110 ग्राम, ये है वेट कितना सॉइल का? 39 सीसी वॉल्यूम ऑफ सॉइल का, डिवाइडेड बाई सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट कितना होगा? सर 39 सीसी और ग्राम पर सीसी में देख रहे हो, तो सीधा 39 ग्राम ही होगा।
निकालो भाई, कितना आ जाएगा 2.82। 5 नंबर, कोई नहीं काट सकता। नेक्स्ट, तीसरा आपको निकालने बोला है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है? E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यही रेशियो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो आपको मालूम है ना जी, यहाँ पे कितना है? योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज 25 cc बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज योर 39 cc। निकल गया 0.64। अब ये 5 नंबर है इस यूनिट का, है ना? तो आप ऐसे लिखो, इसको डिफाइन भी कर देना पैरामीटर को कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो 5 नंबर मिलेगा। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। और एक मेथड से आप निकाल सकते हो इसमें, कैसे? सहवाग वाला फॉर्मूला से, S इंटू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। सैचुरेटेड कंडीशन में जाओ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू कितना तुमको मालूम? 1। E हमको निकालना है ही। वाटर कंटेंट W, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना? वाटर कंटेंट, तो वेट ऑफ वाटर कितना है? वेट ऑफ वाटर आपने देखा सर, 25 cc वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, तो उसी में पानी है, तो 25 ग्राम है वेट ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाई 110 ग्राम सॉइल सॉलिड का वेट है सर। तो ये निकल गया इंटू 100 वाटर कंटेंट, या फिर दशमलव में तो डालना ही है ना? तो आप सीधा 25 अपन 110 रखना, इंटू जी का वैल्यू अभी अभी निकाले थे 2.82। जी का वैल्यू अभी अभी निकाले थे 2.82, तो ये भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, E इक्वल टू 25/110 इंटू 2.82, ये लो 0.64, है ना? तो दिस इज योर सेकेंड मेथड। इसी में इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एसएससी मेंस में। अब वो घबराने वाली बात नहीं है, यू आर हियर, ठीक है? निचोड़ देंगे, बस पहुंचा दो जो बोला था वहां तक। क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। A stratified soil layer consists of 4 layers of equal thickness. The coefficient of permeability of second, third and fourth layer are respectively 1/3, 1/2 and twice the coefficient of permeability of top layer. किसके रेस्पेक्ट में दे रहा है? अदर लेयर का टॉप लेयर के रेस्पेक्ट में। Compute the average permeability of deposit parallel and perpendicular to direction of stratification in terms of permeability of top layer. बहुत इजी है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 3 + 6 + 6, तो ये यहाँ पे तो दो ही चीज निकालना है, क्या? के वी एंड के एच का वैल्यू निकालना है ना? तो 6 दूना 12 नंबर हो गया, प्लस और 3 नंबर एक्स्ट्रा किस चीज का? अरे डायग्राम बनाओगे, ठीक है? तो डायग्राम क्या होगा? ये लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है? और ये पहला यूनिट डायग्राम, टॉप लेयर, 4 लेयर है यहाँ पे, 1 2 3 4। पहला लेयर का कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K1, दूसरा लेयर का कितना 1/3 ऑफ K1 दिया है, थर्ड लेयर का कितना 1/2 ऑफ K1 दिया है, और चौथा लेयर का ट्वाइस दी K1, तो वो हमने लिख दिया। अब अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा तो के एच, ये इस डायरेक्शन में हमको परमिबिलिटी निकालना और के भी निकालना है, और इक्वल थिकनेस है सभी लेयर का। तो इस डायग्राम को बनाने का, क्वेश्चन को पढ़ के ये डायग्राम बनाने के लिए 3 नंबर दिया गया है। समझ गया बात को? अब इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है यार, बताया हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला चिपकाओगे, एक एक फॉर्मूला आंसर निकलेगा। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लें? हम निकाल लेते हैं वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल, कोई भी एक। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, ठीक है, हम निकालेंगे के एच। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, एनी टाइम याद रखो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यहाँ तो कन्वेंशनल में डाल दिया है ना? तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर के एच कैलकुलेशन, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 प्लस K4H4, जितने भी लेयर होंगे यार उतना, डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल लेयर। समझ गया? तो यहाँ पे 4 लेयर है, तो 4 लेयर का ये, और डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल लेयर, तो ये निकल गया KH इक्वल टू 0.96 K1 इन टर्म्स ऑफ K1 निकला, है ना? और K1 का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, आपको आंसर ही पूछा इन टर्म्स ऑफ K1। तो ये फॉर्मूला याद रखना फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। इस बार भी आएगा क्वेश्चन, डेफिनेट सी बात है, हर एक साल आता है इस पर क्वेश्चन। सिमिलरली फॉर वर्टिकल फ्लो, KV इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई
है ना, H1/K1 प्लस H2/K1 प्लस H3/K1, तो ये वर्टिकल फ्लो के केस में ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये दो ही फॉर्मूला है स्ट्रैटिफाइड सॉइल लेयर का, तो ये दो फॉर्मूला याद रखना परमिएबिलिटी वाले चैप्टर में ये पूछेंगे। प्लस देखो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है ना, ओके, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी, वेरिंग हेड परमिएबिलिटी, तो इन पर भी इनका मेथड को भी ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बना के किसी एक मेथड के ऊपर क्वेश्चन बना के दे दे, अगर पेपर को लेंथी करना हो तो वो सारा मेथड के ऊपर भी एक एक कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखो, बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, हो सकता है कोई एक क्वेश्चन वहीं से उठा के दे दे, ओके, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन बना के दे दिया, है ना, तो वो मेथड से सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है बात, है ना, तो उन मेथड्स को भी अच्छे से फॉलो करके रखना, जितने भी टेस्ट है टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी वैल्यू। तो ये केवी का फॉर्मूला तो इस तरह से पुट किए और केवी का रिजल्ट निकल गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो के एच जो वैल्यू निकाले तुमने 9.61 K1 और केवी का जो वैल्यू निकाला तुमने वो निकाला 0.615 K1, इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है के एच का, तो ये हमेशा होता है ना, के एच का वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होता है केवी के रेस्पेक्ट में, किसी भी सॉइल के लिए ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट। हो सकता है ऑब्जेक्टिव अगला बार एसएससी दे रहे हो, मैं तो नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, इसी बार मेंस क्लियर हो जाए, लेकिन मान लो अगला बार पहुंच गए तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओके। देखो सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन 2004 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2005 में पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन है, ओके, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 1 2 3, ठीक है, मतलब ये तो दो ही लेयर हुआ और एक लेयर बना दो, ये लेयर बन गया तुम्हारा तीसरा, दी, ओके, 3 लेयर ऑफ ईच ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन इटसेल्फ, मतलब तीनों लेयर का थिकनेस सेम है, ओके, जो पहला पहला डायग्राम था वही डायग्राम है इसमें भी, बस लेयर तुम्हारा तीन, ओके, दी परमिएबिलिटी ऑफ द लेयर आर 8 into 10 to the power 4 minus 4, 50 into 10 to the power minus 4 and 15 into 10 to the power minus 4 centimeter per second and thickness are 6 3 and 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। अच्छा यहाँ पे थिकनेस दे दिया है, ठीक है, अलग से थिकनेस दे दिया है तुम्हारा 6 3 और 12, अभी यहाँ यहाँ पे टॉप से दिया है चीजों को, है ना, बॉटम से नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है मतलब किस लेयर का क्या है, तो टॉप से दिया है, ये है तुम्हारा H1, ये है तुम्हारा H2, ये है तुम्हारा H3, समझ में आया, तो ये 6 मीटर, ये 3 मीटर, ये 12 मीटर, ऐसा, समझे, और ये परमिएबिलिटी टॉप से एकदम, तो ये क्या 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, फिर ये 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये नीचे वाला 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब आपसे बोल रहा है कि के एच निकालो, है ना, के एच एवरेज एंड के वी एवरेज निकालो, समझ गए, इफेक्टिव परमिएबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इफेक्टिव परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इससे पहले हमने फॉर्मूला भी बोला था, याद कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करने का आंसर निकल जाएगा, निकाल देते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, मेरे साथ बोलो, K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3, तो वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्सन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो थिकनेस दिया है थिकनेस का जो यूनिट है उसी यूनिट में रखना है, और जो तुमको परमिएबिलिटी दिया है उसको उसी यूनिट में रखना है, और ये फॉर्मूला में जब पुट करोगे उसी यूनिट में डेटा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा परमिएबिलिटी का जो यूनिट दिया है उस यूनिट में डेटा आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में, है ना, तो किसी भी तरह का यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपका परमिएबिलिटी दिया रहता है mm पर सेकेंड में, तो आपको आंसर आता है mm पर सेकेंड में फाइनली, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थिकनेस वाला कट जाएगा ना, ऊपर देखो कॉमन निकल जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3, ये उतना मीटर है, नीचे भी इतना मीटर है, मीटर मीटर ऊपर नीचे खत्म ना, तो बचा किस चीज का यूनिट, केवल परमिएबिलिटी वाला यूनिट, तो कितना होगा रे, 18 गुना 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फटाफट फटाक से वो निकालो वर्टिकल वाला, क्या फॉर्मूला बनता है, बोलो मेरे साथ, H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है, प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय H1 by K1 प्लस H2 by K1 प्लस H3 by K1, ओके,
अच्छा K1 बोल दिया था क्या, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3 है। पुट करो डेटा, डेटा पुट करोगे फटाफट निकल जाएगा। बाबू फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ये आ जाएगा तुम्हारा 13.04 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इजी इजी। इससे अगला वाला क्वेश्चन देखो और इजी। जस्ट shear strength of soil से बस फॉर्मूला बेस्ड। इन ए consolidated drain test a specimen of clay fails at a cell pressure of, सेल प्रेशर कितना 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर सेल प्रेशर दी। और कौन फ्ले हो रहा है बाबू, कौन सॉरी किसका टेस्ट ऊपर किसके ऊपर किया जा रहा है, क्ले के ऊपर। इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर दे दिया है आपको, सी डैश एंड फाइव डैश दे दिया है। डिटरमाइन दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, क्या है यहाँ पे डेटा क्या दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब क्या निकालोगे, कौन सा स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तुम्हारा, देखो ये तुमने टेस्ट किया, ठीक है, ये तुम लगा रहे हो लोड सिग्मा 1 है ना, और इधर से कन्फाइनिंग है, क्या है ये सिग्मा 3, सिग्मा 3, क्लियर है। ओके, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पीड लिख रहा हूं, थोड़ा वर्ड इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ठीक है। जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्या है, डेविएटर स्ट्रेस, तो एक्चुअली उसी पर्टिकुलर स्ट्रेस पे फेल हो रहा है, तो वही होता है सॉइल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है बात, तो वो वैल्यू कितना है, तो सिग्मा 3 का डेटा तो हमको दिया ही है, सिग्मा 1 हमको निकालना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, सिग्मा 1 इफेक्टिव इक्वल टू सिग्मा 3 इफेक्टिव, ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बहुत प्यार से 14-15 घंटा में पढ़ाया है, 1045 डिग्री, ये सब इक्वेशन को डिराइव करवाया था बाबू, अच्छे से याद कर जहिया पढ़ल रही सॉइल मैकेनिक्स है। निकालो निकालो निकालो, पुट करो वैल्यू, कैलकुलेटर है, 60 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री मतलब 55 डिग्री प्लस 2 इंटू सी कितना दिया है 15, 2 इंटू 15 10 55 डिग्री, तो ये निकल गया सिग्मा 1 तुम्हारा 165.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ओके, सिग्मा सी, इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, कुछ नहीं सीधा लिख लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ऐसे ही चलता है एसएससी में राइटिंग है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इफेक्टिव, इफेक्टिव भूलना नहीं, 165.22 माइनस 60, ये भी भूल जाओगे ना तो हो सकता है नंबर काट ले एक नंबर, ओके, फिर बाद में तुम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन सही किया आंसर सही निकलेगा, एक नंबर कम देगा, क्या फालतू का सब कुछ। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस विल बी योर आंसर, समझ गए ऐसा। ओके, तो ये जो अपना मेंस का सीरीज है ना, ये बूस्टअप सीरीज है आपके लिए, है ना, मेरे साथ साथ करते चलो, और एक टाइम बाउंडेशन में खत्म हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, एक दिन बैठोगे एक सब्जेक्ट खत्म, ऐसा इस तरह का कुछ ये सीरीज में डिजाइन कर रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। चलो अब एक थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ था उसको देखते हैं। देखिए, कॉम्पैक्शन के ऊपर पूरा थ्योरी क्वेश्चन पूछा था आपका 2005 में, तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पैक्शन के ऊपर पूछे जा सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के ऊपर, डायरेक्ट शियर टेस्ट, वैन शियर टेस्ट, अलग अलग टेस्टिंग है, तो इनके ऊपर नोट्स लिखने के लिए पूछा जा बोला जा सकता है ना, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड वगैरह, एसपीटी वगैरह, कोई भी टेस्टिंग के ऊपर, तो इन सब चीजों को आपको अलग से प्रिपेयर करनी है अभी, समझ में आ रहा है। जो आपका मेंस का कॉपी है वहां से रिवीजन करो, वहां जितना कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसको प्रैक्टिस करो, मतलब अपना कॉपी मेरा वाला नोट्स। आगे, व्हाट इज कॉम्पैक्शन, व्हाई
इज इट नीडेड, लिस्ट दी डिफरेंट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। चलो फटाफट, कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्शन मतलब सिंपल सी चीज है, मैं समझा दूं। सॉइल है, उसमें वॉइड है ना, तो वॉइड को रिड्यूस करना है। वॉइड को रिड्यूस करना है मतलब एयर हमको एक्सपेल करना होता है, एयर को रिमूव करना होता है। जब हम एयर को रिमूव करेंगे सॉइल से तो क्या होगा, जो सॉइल सॉलिड का दाना है वो एक दूसरे के क्लोज आएगा। क्लोज आएगा मतलब डेंसेस्ट स्टेट में जाएगा, तो एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड आएंगे तो वेट उसका बढ़ेगा ज्यादा, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा ज्यादा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा ज्यादा, है ना। तो सॉइल को डेंस करने के लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। अब इसको करने का बहुत अलग तरीका है। रोलर बेसिकली जो यूज होता है, आप देख रहे हो रोड के ऊपर रोलर चल रहा होता है, उसका काम ही है कॉम्पैक्शन करने का। समझ में आ रहा है? ओके। तो बहुत सारे फायदे हैं। व्हाइट इज नीडेड, सब देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ क्लीन कट, है ना। कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज प्रोसेस of increasing the unit weight of soil by forcing the soil solid into a dense state by reducing air void, है ना। ये स्टेटमेंट नीट एंड क्लीन है। compaction lead to increase in what? shear strength of soil बढ़ेगी and helps to improve the stability and bearing capacity of soil। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ेगी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बढ़ेगा। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कंप्रेसिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, मान लो कंप्रेसिबिलिटी कैसे रिड्यूस हो गया, अरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड पहले ज्यादा था, वो अभी तुमने कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज का स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही एयर वॉइड रिमूव कर दिया, तो सॉइल बिकम लेस कंप्रेसिबल ना। अब तुम उसके ऊपर लोड लगाओ तो वो लोड कैरी करेगा, उतना ज्यादा नहीं दबेगा जितना पहले दबता, क्योंकि पहले ही से आपने कंस्ट्रक्शन से पहले ही लोड दबा मतलब रोलिंग करके उसमें से एयर वॉइड रिमूव कर दिए हैं। तो उस सॉइल की कॉम्पैक्टेड मास की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई, है ना। तो एट द सेम टाइम वॉइड कम हो गया तो परमेबिलिटी भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि दो सॉइल सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए, उनके बीच में जगह कम है ना, स्पेस कम है, तो पानी किधर से जाएगा? समझ रहे बात? ठीक है, आगे। वी नीड टू कॉम्पैक्ट सॉइल बिकॉज, क्यों? मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ अकर एट मिनिमम वॉइड रेशियो। एकदम ध्यान रखने वाली बात है, जब डेंसस स्टेट होगा सॉइल का तब आपको अधिकतम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल देखने को मिलेगा। लार्ज एयर वॉइड में लीड टू कॉम्पैक्शन अंडर वर्किंग। ठीक है, मान लो कि अपने कंस्ट्रक्शन फेज में ही है, चल ही रहा है जैसा मैंने अभी बोला, और कॉम्पैक्शन तुमने किया ही नहीं था और कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हो, है ना, उसके ऊपर। तो मतलब होता है कि हम लोग जैसे रेलवे पे बनाते हैं, है ना, फॉर्मेशन बनाए, तो एक एक लेयर डाला 300 mm का, इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं पहले, रोलर बढ़िया चलवाओ, बढ़िया पानी चलाओ और मस्त कॉम्पैक्शन करते हो, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन 99 आना चाहिए, नहीं तो मैं बेड को फेल कर दूंगा, ये धमका के रखता हूँ। और करते हैं वो लोग, है ना। रोलर चलाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा भी मेरा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कम आता है, री रोलिंग लिख के दे देता हूँ टेस्ट में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो चीजें वो होती है भाई, आपको कॉम्पैक्शन करनी है, नहीं तो क्या होगा, मान लो इस लेयर पे हम कॉम्पैक्शन नहीं किए होते, अगला लेयर डाल देंगे, अरे वॉइड क्रिएट हो जाएंगे बाद में। क्यों? वो वॉइड तक तो पहले से ही है, उसको तुमने रिमूव नहीं किया, प्लस ऊपर से जो ओवरबर्डन आप डाल रहे हो, है ना। तो जब कॉम्पैक्शन का एफिशिएंसी एक्चुअली क्या है, देखो, ये मान लो ये बेड है, ठीक है, अब इसके ऊपर तुम रोलर चलाओगे तो इसका भी इफेक्ट एक पर्टिकुलर डेप्थ तक होता है ना, इसलिए वो 300 mm का लेयर वो बोला गया है कि 300 mm तक में अच्छे से वो रोलर जो है उतने डेप्थ तक में अच्छे से दबा सकता है सॉइल को और वॉइड रिमूव करता है। अब मान लो नीचे का 300 mm का लेयर था पहले से, तो ये तो लूज लेयर रह गया ना। समझ रहे हो? ये तो बाद में फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब और धीरे धीरे लोड बढ़ेगी इसके ऊपर, तब ये लेयर में चूंकि वॉइड है, बाद में ये दबेगा तो ओवरऑल फॉर्मेशन की हो जाएगी सेटलमेंट, और रेलवे ट्रैक जो ऐसा सीधा बिछाए थे ऐसा ऐसा हो जाएगा। समझ रहा है बात को? ट्रेन पलट जाएगा बगल में, डेंजर। इसलिए हमें कॉम्पैक्शन करना है ना। क्यों? नहीं तो वर्किंग के दौरान हो सकता है कि आपका कॉम्पैक्ट हो जाए और फेलियर हो जाए। ठीक है। एंड काउज सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, यही लिखा हुआ है साफ साफ, एंड काउज सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सर्विस और मे गेट फिल्ड विथ वाटर विच reduces the shear strength, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वॉइड है, बरसात बरसात आया वो पानी से एकदम फुल गया, स्वेलिंग हो गया, तो वो स्वेलिंग हो जाएगा तो उसका सॉइल का शियर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। वही लिखा है, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट आल्सो अकम्पनाइड बाय स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विद टाइम। नीट एंड क्लीन स्टेटमेंट, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे
लेबोरेटरी मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ये डेटा एकदम सीधा याद रख लीजिए। कितने डेटा है? 1 2 3 4। जितना जितना बात लिखा हुआ है सब मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है ही, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का भी टॉपिक है। एमसीक्यू भी भर भर के पूछते हैं इस पर्टिकुलर डेटा से, तो ये पूरा एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए। दो तरह का मेथड है। कौन सा? यहाँ पे देखो, ये पहला पहला वाला पार्ट है और ये दूसरा वाला पार्ट है ना। ये प्रोक्टर मेथड है एंड दिस इज योर इंडियन स्टैंडर्ड मेथड। इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। अभी दोनों में दो अलग अलग तरह के, हैवी कॉम्पैक्शन, लाइट कॉम्पैक्शन, है ना। स्टैंडर्ड प्रोक्टर, मॉडिफाइड प्रोक्टर। उसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड में हैवी कॉम्पैक्शन एंड लाइट कॉम्पैक्शन। उसमें याद रखना है क्या? वेट ऑफ हैमर क्या, हाइट ऑफ फॉल क्या, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड क्या, और कितने लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो लाइट कॉम्पैक्शन होते हैं उसमें 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं और ईच ब्लो सभी में 25 ही रहता है। लेयर याद रखना, एक में 3 होता है, एक में 5 होता है, हैवी वाले में। सिमिलर है, बस चीजें तुमको याद रखनी है। और अपना इंडियन वाला जो है, ये तो जस्ट, ये तो और इजी है। देख, जैसे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000 1000 दोनों में, है ना। और यहाँ पे प्रोक्टर में वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 944 944, ठीक है। अपना देखो स्टैंडर्ड प्रोक्टर में जो हाइट ऑफ फॉल है वो 304.8, अपना इंडियन बोले 304 याद रखिएगा, बट राउंड करो, राउंड ऑफ करो 310। उसी तरह से इसमें देखो 457.2, क्या यार, कम राउंड ऑफ करो, 450 ले लो। समझ रहे हैं बात को? इजी है। यहाँ पे देखो 4.54, इसको राउंड ऑफ करके 4.9 है, 2.49, इसको राउंड ऑफ करके 2.6 kg ले लिए, चलो आधा किलो ज्यादा ले ले, कोई दिक्कत। तो डेटा याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे, है ना। मेन चीज कोड भी याद रखना, IS2 से ये कोड का रेफरेंस दोगे, इंपैक्ट और बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये डेटा एज इट इज याद कर लो भाई, याद कर लो, स्क्रीन पे देख के प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस याद करो। सिमिलर है, मैं जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिया हूं उसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके 10 बार देखो इसको, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। या मैं बोल दूं एक बार, क्या बोल देता हूं। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में वेट ऑफ हैमर 2.495 kg, हाइट ऑफ फॉल इज 304.8 mm या फिर 12 इंचेस। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड तो याद रखना 944 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लो ईच लेयर को दिया जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड प्रोक्टर, वेट ऑफ हैमर थोड़ा बढ़ गया, 4.54 kg हो गया, हाइट ऑफ फॉल बढ़ गया, 12 से 18 इंचेस हो गया, मतलब 457.2 mm। और वॉल्यूम ऑफ मोल्ड सेम है, यहाँ नंबर ऑफ लेयर बढ़ा दो साहब, 5 लेयर में 25 नंबर ऑफ ब्लो ईच लेयर को हमको प्रोवाइड करना है। इंडियन स्टैंडर्ड अपना भाई जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहा है। जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर था उसी का नाम लाइट कॉम्पैक्शन इन्होंने दे दिया और कोड बुक का नाम दे दिया इंडियन स्टैंडर्ड 2720 1974। इंडियन स्टैंडर्ड 2720। अच्छा, यहाँ पे ये भी याद रखना, पार्ट 7 पार्ट 8, है ना। पार्ट 7 पार्ट 8, पार्ट 7 में है तुम्हारा लाइट कॉम्पैक्शन और पार्ट 8 में है हैवी कॉम्पैक्शन। पार्ट 7 में लाइट, इंडियन स्टैंडर्ड 2720 पार्ट 7 में लाइट कॉम्पैक्शन का दिया है भैया। इंडियन स्टैंडर्ड 2720 पार्ट 8 में हैवी कॉम्पैक्शन का बताया है भैया, ठीक है। वेट ऑफ हैमर लाइट कॉम्पैक्शन में 2.6 kg, हाइट ऑफ फॉल 310 mm, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000, कॉम्पैक्टेड इन 3 लेयर, 25 नंबर ऑफ ब्लो। हैवी कॉम्पैक्शन का अगर बात करूं भैया तो वेट ले लिया थोड़ा हैमर का ज्यादा, कितना 4.9 kg, हाइट ऑफ फॉल उसी के आसपास है 450 mm, वॉल्यूम वही 1000, कॉम्पैक्टेड 5 लेयर, 25 एक ब्लो, 25 नंबर ऑफ ब्लो ईच लेयर। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे कुछ कहानी बना बना के याद करो, वो जरूरी है, एग्जाम में आ जाता है डेटा। इसी में आगे और एक तो पूछा है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन यूज्ड इन फील्ड, ये चीज भी पूछा है, लिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। तो हमारे पास बहुत तरह के मेथड है कॉम्पैक्शन के। सेवरल मेथड आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन इन सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन फील्ड। द चॉइस ऑफ मेथड विल डिपेंड ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन, इन 3 पैरामीटर के ऊपर टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन डिपेंड करेगा, मतलब कैसे हमको कॉम्पैक्ट करना है, किस मेथड को यूज करना है, किसके ऊपर? टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। पहला सॉइल टाइप, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मतलब MDD, है ना, एंड रिक्वायर्ड
मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इन 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कन्वेंशनल मेथड आर लिस्टेड बिलो, टेम्पर्स एंड रूलर। टेम्पर मतलब अरे यार वो टेम्पर जैसा वो अभी टैंपिंग कर रहे थे ना वो प्रोक्टर में, नंबर ऑफ ब्लो कैसे मारते हो, हैमर से, है ना, वही है टेम्पर, छोटा छोटा चीज है। और दूसरा हो गया रोलर, है ना। नाउ रोलर में भी अलग अलग तरह के रोलर होते हैं, स्मूथ व्हील रोलर, ओके, पेन्यूमेटिक टायर्ड रोलर, सीप फुट रोलर, ये 3 अलग अलग तरह के रोलर होते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ा लिखना है तो और एडिशनल जानकारी मैं आपको देता हूं। ये लो, ये है आपका एडिशनल जानकारी। जैसे यहाँ वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली कोहेजन लेस सॉइल के लिए बेसिकली यूज्ड फॉर सैंड, है ना। वाइब्रेशन टेक्निक ऑफ कॉम्पैक्शन इज यूज्ड फॉर सैंड, सैंड के लिए यूज होता है। चलो अब ये इक्विपमेंट के बारे में एक बार देख लो। रैमर्स और टेम्पर ये सभी सॉइल पे आप यूज कर सकते हो, बट ये इन कन्फाइंड एरिया सच एज फील्ड बिहाइंड, रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट वॉल एक्सेट्रा, कन्फाइंड एरिया में यूज होता है। ये कन्फाइनमेंट, ओपन एरिया में आप यूज नहीं कर सकते, कन्फाइंड एरिया में। मतलब जैसे कि अरे यार कंक्रीट, जब हम बीम बना रहे होते हैं एक ढांचा में, हम कंक्रीट डालते हैं, फिर इसमें हम कॉम्पैक्शन करते हैं, तो छोटा छोटा वो वाइब्रेशन, मतलब हमारे पास वाइब्रेटर होता है, उसको यूज करके करते हैं। या फिर हम सीधा लकड़ी मारते हैं, देखो खांचे में ऐसे खाच, हाँ, लकड़ी मारते हैं, उससे फिर वो उसी को हम बोलते हैं टेम्पर या रैमर, है ना, उससे हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ये कन्फाइंड लोकेशन है ना, वहां हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो वही चीज है। उसी तरह से कोई कन्फाइंड लोकेशन है तो कन्फाइंड लोकेशन में आप रैमर और टेम्पर, क्योंकि वहां ज्यादा कॉम्पैक्शन की जरूरत पड़ नहीं रही होती है ना, तो कन्फाइंड लोकेशन पे हम रैमर और टेम्पर को यूज करके कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर, इसका यूज कहाँ होता है, क्रश्ड रॉक या ग्रेवल या सैंड, सैंड यहाँ भी दिखा दिखा है ना। स्मूथ व्हील रोलर क्रश्ड रॉक, ग्रेवल या सैंड के केस में आप यूज कर सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ओके। रेलवे में भी यूज होता है। पेन्यूमेटिक टाइड रोलर, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट और क्लेई सॉइल। मतलब पेन्यूमेटिक टाइड रोलर का यूज किधर हो रहा है, कोहेसिव सॉइल के लिए। बेसिकली यहाँ पे कोहेसिव सॉइल का परसेंटेज ज्यादा है। बेस, सब बेस एंड इम्बैंकमेंट कॉम्पैक्शन फॉर हाईवे, एयरफील्ड एक्सेट्रा। सीप फुट रोलर क्लेई सॉइल के लिए, है ना, ये तो पूरा कोहेसिव हो गया। ये कहाँ पे, कोर ऑफ अर्थ डैम, देखो अर्थ डैम का कोर को अगर रोलिंग करना है तो वहां सीप फुट रोलर का यूज होता है। याद रखना, आप लिखोगे तो एग्जाम में सुंदर लगेगा आंसर आपका, है ना, कोहेसिव सॉइल। और वाइब्रेटरी मैंने तो बोला ही था, कोहेजन लेस के लिए यूज होता है, बेसिकली सैंड के लिए, कोहेजन लेस और बेसिकली सैंड के लिए। इम्बैकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक एक्सेट्रा, इनके लिए अगर हमको बनाना कुछ इम्बैकमेंट बनाना है सैंड को यूज करके, तो उसका रोलर करने के लिए वाइब्रेटरी टेक्निक का यूज करते हैं। सी फुट रोलर क्लेई सॉइल के लिए, कोर ऑफ अर्थ डैम, है ना। पेन्यूमेटिक टायर्ड रोलर, इसको हम सैंड, ग्रेवल एंड क्लेई सॉइल, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल में ही यूज करते हैं बेसिकली मैक्सिमम टाइम। और जैसे कि बेस, सब बेस एंड इम्बैकमेंट कॉम्पैक्शन फॉर हाईवे, एयरफील्ड एक्सेट्रा। फिर स्मूथ व्हील रोलर क्रस्ट रोक एंड ग्रेवल, सैंड के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। रैमर और टेम्पर सभी तरह के सॉइल पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट इन कन्फाइंड एरिया। समझ में आ रहा है बात, याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करते हैं। बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, की पॉइंट देख लेते हैं। कॉम्पैक्शन मतलब लोड लगा के, बताता हूँ कॉम्पैक्शन मतलब क्या है, लोड हम लगा रहे होते हैं, यहाँ पे टैंपिंग कर रहे हैं। देखो कॉम्पैक्शन मतलब लोड को रिमूव कर रहे हैं फिर डाल रहे हैं, लोड को उठाते हैं फिर डाल रहे हैं, एक तरह का इम्पैक्ट इफेक्ट है ना, एक तरह का इम्पैक्ट इफेक्ट है। और इसके कारण क्या होता है, जो एयर वॉइड है वो रिमूव होते हैं। समझ में आ रहा है, एयर वॉइड की एक्सपल्सन हो रही है। तो एयर वॉइड का जब एक्सपल्सन हो रहा है एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, तो मुझे ये बताओ क्या उसका मास या वेट में चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रही। उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है। क्यों, एयर वॉइड का ही एक्सपल्सन हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिड्यूस हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम वेट बढ़ रही है ना, कहने का यही मतलब है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसेस है ना, ये शॉर्ट टाइम प्रोसेस है, मतलब आप कॉम्पैक्शन जल्दी अचीव कर सकते हो। हम कॉम्पैक्शन जब भी करते हैं, रोलिंग कितना टाइम करते हैं,
2-3 घंटा रोलिंग कर दिया, हो गया, काम खत्म है, उसी में हो गया कंपैक्शन। 2-3 घंटा भी कहाँ है, 2-3 घंटा वो तो लंबा स्ट्रेच है, तो 2-3 घंटा मारते हैं। 8 या 6 पास मारा जाता है 100 मीटर का स्ट्रेच में, है ना, उसी में हो गया। और 8-6 पास मारने में आधा 1 घंटा से ज्यादा रोलर को लगता नहीं है, हो गया, कंपैक्शन हो जाता है। ये एक तरह से इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कंसोलिडेशन क्या होता है? बेसिकली कंसोलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड। और वाटर तुरंत निकलती नहीं है, उसको निकलने में समय लगता है, वो धीरे धीरे निकलेगा, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्लस इसपे हम जैसे अभी यहाँ हथौड़ा मार रहे हैं ना, मार मार के उसको सॉइल को दबा रहे हैं, तो आप हथौड़ा मार मार के पानी नहीं निकाल सकते। एक हमको स्टैटिक लोड लगा के रखना पड़ता है सॉइल मास के ऊपर फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। तो लॉन्ग टाइम तक एक लोड हम लगा के रखेंगे, सुपर इम्पोज करके रखेंगे, तब उस लोड के इफेक्ट में धीरे 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 सॉइल से पानी निकल रहा होगा। इस प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड एंड कंपैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स। समझ में आ रहा है? कंसोलिडेशन इज लॉन्ग टर्म अंडर स्टैटिक लोड, कंपैक्शन इज इंस्टेंटेनियस अंडर डायनामिक लोडिंग। समझ में आ रहा है? लिख पाओगे? चलिए ये सब पॉइंट देख लेते हैं। What is the main difference between compaction and consolidation? compaction और consolidation में मेन डिफरेंस क्या है बताओ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2005 में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। When a soil mass is subjected to a compressive force, its volume decreases. ये कहानी वाला स्टेटमेंट है। The decrease in volume of soil under stress may be because of compression and expulsion of pore air, it is called compaction. Compression and expulsion of pore water, it is called primary consolidation. Gradual readjustment of clay particle into more stable configuration, it is called secondary consolidation. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बता दिया, कोई बात नहीं। कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन के बीच में डिफरेंस जो हमको आंसर लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको पूछा ही है वो। तो इंस्टेंटेनियस फेनोमेना है, जल्दी अचीव हो जाता है, बोला। ये टाइम डिपेंडेंट। सॉइल इज ऑलवेज पार्शियली सैचुरेटेड। देखो, सॉइल इज ऑलवेज पार्शियली सैचुरेटेड कहने का मतलब है यार तुम कितना भी कॉम्पैक्शन करो, 0% वॉइड तुम नहीं कर सकते, वो होता ही नहीं है। सॉइल में वॉइड कभी भी 0% नहीं होगा। तो कॉम्पैक्शन में होने के बाद भी सॉइल हमेशा पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ एयर वॉइड रहता ही रहता है सॉइल में, यही कह रहा है, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेशन प्रोसेस में मतलब जब तुम और ज्यादा लोड लगाओगे और स्टैटिक लोड लगाओगे लंबे समय तक, तो वो एयर वॉइड तो रिमूव होगी ही होगी, धीरे धीरे पानी भी निकल रही होगी, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बिकम योर 100%। सॉइल का वाटर कंटेंट कम हो रहा है, लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 100% होएगा। लेकिन कॉम्पैक्शन में ऐसा नहीं है ना। डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड एट ए गिवन वाटर कंटेंट। वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड। ठीक है, ये डिफरेंस लिखा। स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक आर यूज्ड। कंसोलिडेशन अकर ऑन अकाउंट ऑफ स्टैटिक लोड प्लेस्ड ऑन दिस सॉइल। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ स्टैटिक लोड लिखा, ठीक है, जनरली डायनामिक लोडिंग इज अप्लाइड, ये लिख सकता है, जनरली डायनामिक लोडिंग इज अप्लाइड इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका की डिफरेंसेस था कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में। काफी है, यहाँ पे आपने इतना लिख दोगे, ये 10 नंबर का लायक है आंसर। ओके, मिल जाएगा। देखो सिंपल है, अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन है ना, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर से तो यहाँ पे आपको निकालना है पैसिव अर्थ प्रेशर। यहाँ तो बोल दिया है रे बाबू, दया कर दिया है तुम्हारे ऊपर कि पैसिव अर्थ निकालो। नहीं भी बोलता तो भी हिंट है क्वेश्चन में कि हमको पैसिव निकालना है, क्योंकि जो वॉल है वो सॉइल की तरफ प्रेस हो रहा है। तो पढ़ो क्वेश्चन को। बिहाइंड द वॉल ऑफ ए 5 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल, सॉइल इज फिल्ड अप टू इट्स टॉप। एक 5 मीटर का रिटेनिंग वॉल है, ये डायग्राम बनाने का। सॉइल इसके टॉप तक फिल्ड है, ठीक है, मान लो ये टॉप ले रहे हैं हम, यहाँ तक सॉइल है, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, यहाँ तक सॉइल फील्ड है। ऑन दिस फिलिंग ए सरचार्ज वेट ऑफ 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर इज एक्टिंग। इस पे एक सरचार्ज भी है बाबू, इस फिलिंग के ऊपर एक सरचार्ज भी है। अब इस फिलिंग
का कोई स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल है ना। स्लोप होता तो यहाँ दिया रहता, इंक्लाइंड है, कैसा है वैसा है, स्लोप दिया रहता तो हम लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। और ये जो सरचार्ज दिया है, ये Q इक्वल टू दिया है 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हाइट ऑफ वॉल जो है, या हाइट ऑफ फिल आप ले लो, दिस इज योर 5 मीटर। ये डायग्राम बनेगा आंसर को, मतलब आपका एग्जाम में। दिस वॉल इज पुश्ड टुवर्ड दिस सॉइल, देखो सॉइल की तरफ प्रेस हो रहा है, मतलब पैसिव ही निकालना है। फाइंड पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन वॉल बाय सॉइल, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। इस सॉइल का सी कोहेजन है इसमें 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका फाई जो है वो है आपका 30 डिग्री फ्रिक्शन, और इसका यूनिट वेट जो है गामा 2000 kg पर मीटर क्यूब। आप यही करके आओगे ना, ठीक है, तो इसी में पहले तो 2 नंबर आपको मिलेगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, समझ गए। अब इसके आगे चलो एनालिसिस। तो पैसिव अर्थ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो ये सब तो ठीक है ना, ये डायग्राम बनाने से नंबर तो मिलेगा, लेकिन अब तुमको ये बतानी है ना कि यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर हमको निकालना है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओ है। C5 सॉइल है, तो C5 सॉइल वाला हमको फॉर्मूला लगाना है। तो C5 सॉइल के केस में जो पैसिव अर्थ प्रेशर हम निकालते थे, कैसे निकालते थे, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो पैसिव अर्थ प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला था, इट वाज PP इक्वल टू KP YZ, ठीक है, Y मतलब गामा Z प्लस 2C रूट अंडर KP। ये बट यहाँ पे चूंकि ये कौन सा कंडीशन है अपना, ये कंडीशन है अपना इस ये वाला सरचार्ज वाला कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला फॉर आवर केस, PP इक्वल टू KP सरचार्ज प्लस Q प्लस YZ प्लस 2C रूट अंडर KP, है ना। ये Y क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट वेट लेना है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ऑफ फिल, सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, ड्राई है, पार्शियली सैचुरेटेड है, जो है जैसा है हमको वैसा लेना है। समझ में आ रहा है बात, जहां तक जैसा है वहां तक हमको वैसा लेना, ठीक है। ये कंडीशंस थे, सब कुछ मालूम है। तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे बेसिकली, पीपी को इतना। तो चलो पैसिव अर्थ प्रेशर का कैलकुलेशन किया जाए, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकाल लेनी है, केपी का वैल्यू निकाल लेना है। तो केपी इक्वल टू कितना होगा, कोफिशियंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर केपी इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन फाई बाई 1 माइनस साइन फाई। निकालो 1 प्लस साइन 30, देखो अब ये साइन 30 का वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, 1 माइनस साइन 30, है ना। तो ये याद रखना सीधा कि ये करेंगे तो 3 आता है। ओके, तो कैलकुलेटर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में टाइम बचेगा, सीधा लिखना है और ये 3 लिख देना है बस, है ना। तो सेम एक्टिव वाला केस को भी कैलकुलेट करके रखो, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा यार, 1/3 इनवर्स होता है ना, ठीक है। के क्या हो जाएगा, अगर 30 डिग्री है तो 1/3 हो जाएगा, समझ, इनवर्स है ना भाई, वो उल्टा है। तो केपी इक्वल टू 3। तो चलो, तो हम यहाँ पे पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, ये जो डायग्राम आपने बनाया है यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं आपके लिए। कौन कौन सा पॉइंट ले लें, हमको क्या निकालना है, पैसिव अर्थ प्रेशर निकालना है ना ऑन दी वॉल। तो हम जो आंसर रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन दी वॉल, ऑन दी वॉल पर मीटर, पर मीटर। तो इसके लिए हमको क्या, एवरेज पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन दी वॉल कितना है ना, ये हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, समझ गए। ये पर मीटर विड्थ हम अप्लाई करेंगे, ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पर मीटर विड्थ, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। ये पॉइंट, टॉप वाले पॉइंट को ए ले लो, बॉटम वाले पॉइंट को बी ले लो, ठीक है। चलो, तो पैसिव अर्थ प्रेशर एट ए, पीपीए इक्वल टू क्या होगा, केपी 3, सीधा सीधा लिखता है, केपी इक्वल टू 3, सरचार्ज का वैल्यू 1.5 दिया ही हुआ है, प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ, कोई डेप्थ है नहीं, तो ये इधर वाला पार्ट 0 प्लस 2 इंटू सी आ जाएगा,
2 इंटू सी कितना है आपका, सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको कन्वर्ट करना है टन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ इक्वेशन हम डाल रहे हैं टन पर मीटर स्क्वायर में चीजों को ना, ये 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 2 टन पर मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 √3 ऐसा सिंप्लीफाई करो, पैसिव अर्थ प्रेशर एट ए निकल जाएगा 11.43 टन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए, और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना। सिमिलरली पीपी एट बी, पैसिव अर्थ प्रेशर एट बी, ठीक है, क्या लिखोगे, लिखोगे सबसे पहले केपी, केपी का वैल्यू 3 गुना क्यू 1.5 प्लस गामा इंटू जेड, मीन्स कितना है 2000 केजी पर मीटर क्यूब है, इंटू जेड आपका इंटू जेड जो है आपका 5 मीटर है, जेड इक्वल टू कितना है 5 मीटर। तो देखो इसको हमको टन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है ना, तो 2000 लिखता हूँ, 2000 गुना 5, ये कितना आ रहा है, इतना केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन हमको टन पर मीटर क्यूब में करना है, तो इंटू 10⁻³ है ना, इंटू 10⁻³ ये टन पर मीटर स्क्वायर में आ गया चीजें, ठीक है, क्लोज, इधर क्लोज, प्लस 2 इंटू सी, तो 2 इंटू 2 √3 इसमें भी रहेगा, तो कितना आ रहा है 3, 1.5 प्लस ये कितना आ गया 5 गुना 10, ये खत्म, तो 10 प्लस 4 √3 कैलकुलेट करा जाए 41.43 टन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओ, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होगा, ये वॉल, यहाँ पे प्रेशर कुछ, यहाँ पे प्रेशर कुछ, ये ट्रापेजोइडल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन गया, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू था 11.43 टन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है 41.43 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर ये हाइट कितना 5 मीटर है ना वॉल का, एवरेज पैसिव अर्थ प्रेशर, एवरेज पैसिव अर्थ प्रेशर इक्वल टू पी पी एट ए प्लस पी पी एट बी डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज निकल जाएगा, तो निकालो एवरेज इक्वल टू कितना 11.43 प्लस 41 इतना बाई 2, ठीक है, तो तुम्हारा निकल जाएगा क्या एवरेज, तो ये कितना आ रहा है आपका 11.43 26.43, अरे सीधा सीधा तो था यार कैलकुलेशन में भी किया, 26.43 टन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एवरेज पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन दी वॉल, है ना, एक यूनिफॉर्म पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन दी वॉल आपने निकाला। अब हमको जो आंसर करना है वो हमको आंसर करना है पर मीटर विड्थ। हम बेसिकली आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पे डेप्थ गिवन है आपका 5 मीटर ओवरऑल, तो हम पर मीटर विड्थ आंसर कर देंगे। तो पैसिव अर्थ प्रेशर पर मीटर विड्थ विल बी इक्वल टू पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल पर मीटर width of wall इक्वल टू कितना था 26.43 इंटू 5, 26.43 इंटू 5, तो कितना आ रहा है 132.15 टन पर मीटर आंसर। समझ गए बाबू, तो इस तरह से होते हैं मेंस के क्वेश्चन सॉल्व। तो हम कंटिन्यू करेंगे, आप कमेंट करिए, वीडियो में बताइए कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा, मस्त लगा, कमेंट करिए फटाफट जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट तुरंत आ रही है, आज ही आ जाएगी नेक्स्ट वाली।